नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टोव अड्डा पे। दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1930। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। हमारा पहला क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन फोर्स इन द ईयर। आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो आपका 1913 में जो 30 में इन्फोर्स हुआ था। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीकॉम में हो, यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और एक बार उनको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कंडीशन इज स्टिपुलेशन दैट इज इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन है तो जान लीजिए इसेंशियल है आपका, और अगर उसमें कोलेटरल वर्ड अगर कहीं पे आप लोग देखते हैं तो ये आपका वारंटी का पार्ट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर कोलेटरल वर्ड अगर कहीं आपको दिखाई देता है तो ये किसका पार्ट है? आपका वारंटी का। और अगर कंडीशन है और जहाँ पे इसेंशियल वर्ड अगर आ रहा है वहाँ पे क्या है? आपका कंडीशन है। कंडीशन बेसिकली आपका क्या होता है? मान लीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ए है और बी है। मान लीजिए ए बी से बोल रहा है कि गया है कार खरीदने, बी का शोरूम है, ए गया है कार खरीदने, इससे बोल रहा है कि कोई ऐसा कार दीजिए जो मतलब जिसकी 30 की माइलेज हो या 25 की नियर अबाउट माइलेज वो कार देती हो। लेकिन बी ने क्या बोला कि चलिए एक कार मैं अपनी तरफ से आपको दिखाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही सुटेबल है और आपके जो बजट के अंदर ये कार आ जाएगी। तो उसने दिखाया, जो कार दिखाया वो कार उसने ले लिया बी के कहने पे। लेकिन जब ये ए गया घर पे तो जब उसने कार चलाना शुरू किया तो उसके माइलेज आ रही थी आपकी 20 के नियर अबाउट माइलेज दे रही थी। तो यहाँ पे अब क्या है, जो इसेंशियल चीज़ें थी उसने उसको फॉलो नहीं किया है जो कि बी ने। तो ये क्या कर सकता है, इसमें ए इसके ऊपर जो डैमेजेस का क्लेम है वो कर सकता है। सेम चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, अपनी वाली एग्जाम्पल्स। मान लीजिए ए है और बी है। ए ने बी से खरीदा कार, मतलब कार खरीदने गया भी खरीदा नहीं है। और बी ने क्या किया, कार की एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देंगे हम, कोई एग्जाम्पल और देते हैं। जस्ट अ मिनट, सुनिए। हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए ए है और बी है। अब ए ने, चलिए ए और बी के बीच शादी होने वाली है, कुछ कंडीशन रखा गया। 15 लाख इसमें डाउरी सिस्टम वाला सिस्टम चल रहा है अभी तक। ओके, 15 लाख रुपए इसमें डाउरी देना है ए को। बी, मान लीजिए बी लड़की है और ए क्या है? लड़का है। अब इसने क्या किया, डाउरी वाला सिस्टम है। अब इसने क्या किया, दहेज की बात हुई थी, लेकिन शादी के टाइम पे आप लोग देखते होंगे 90s की मूवी में कि जब वो वरमाले के टाइम होते हैं तो क्या होता है, लड़का खड़ा होता है और कहता है ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि दहेज नहीं दिया गया। तो सेम चीज़, अगर कंडीशन नहीं फुलफिल होती है तो वो क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो शादी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ दिया जाएगा। सेम इसने जो कार खरीदा था, वो जो कार वाला जो कॉन्ट्रैक्ट इसने किया था वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाएगा क्योंकि जो कंडीशन मेन थी वो फुलफिल नहीं हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड। जो भी गुड्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो गुड्स है वो आइडेंटिफाइड होती हैं तो उसे स्पेसिफिक गुड बोलते हैं या असर्टेन गुड्स बोलते हैं। क्लियर गुड्स, कोई गुड्स नहीं होता इसमें, गुड्स की श्रेणी में कोई ऐसी क्लियर गुड नहीं आती है। लेकिन हाँ, स्पेसिफाइड और असर्टेन गुड्स होती हैं। स्पेसिफिक मतलब जो चीज़ें हमने क्या स्पेसिफाइड कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। असर्टेन मीन्स भी आइडेंटिफाई ही करना होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए एंड बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पे चलिए बता देते हैं कि असर्टेन गुड्स और जो अनअसर्टेन गुड्स क्या होती हैं। जो गुड्स के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, कि एग्जिस्टिंग गुड्स होता है हमारा, एक फ्यूचर गुड्स होता है और हमारा एक कॉन्टीजेंट गुड्स होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स बिल्कुल आपका वो गुड्स होते हैं जो आपके सेल्स के टाइम पे अवेलेबल होते हैं। फ्यूचर गुड्स जो अभी अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए हमने फर्नीचर का ऑर्डर दिया है बनने के लिए तो वो फ्यूचर गुड्स में आ जाएगा। कॉन्टीजेंट गुड में आ जाएगा आपका ग्रोइंग क्रॉप। अगर ग्रोइंग क्रॉप के बारे में बताया जा रहा है तो आपका कॉन्टीजेंट गुड हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो क्रॉप है वो होगा ही होगा। इसमें क्या होती है, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होता है। ओके, अब एग्जिस्टिंग गुड्स के आपके कुछ पार्ट होते हैं, लाइक पहला है आपका स्पेसिफिक गुड, फिर असर्टेन एंड अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स आपका जो स्पेसिफाइड होता है, पहचान लिया गया है एट द टाइम ऑफ सेल्स, एंड असर्टेन गुड्स भी सेम वही चीज़ें होती हैं।
अनअसर्टेन जो अभी तक क्या हुआ है, अभी चूज नहीं किया गया उस गुड्स को कि कौन सी खरीदनी है। ओके, चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं असर्टेन गुड्स हमारा कौन सा होता है। असर्टेन डिफाइंड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन एंड नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। अभी तक ये चीज़ें अभी क्या हमारी आइडेंटिफाइड नहीं हुई है कि कौन सी गुड्स हमें खरीदनी है। असर्टेन गुड्स होता है हैव बीन हेल्ड टू मीन गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बीन मेड। मतलब ये क्या हो गया है कि ये पहचान लिया गया है गुड्स को। ओके, तो आपका अनअसर्टेन एंड ये असर्टेन गुड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा इज अ स्टिपुलेशन दैट इज कोलेटरल टू द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपका मैंने बताया आपका अगर कोलेटरल वर्ड आता है तो ये वारंटी होता है, और अगर इसेंशियल आता है जरूरी है तो आपका कंडीशन होता है, और अगर कोलेटरल आता है तो ये आपका क्या हो जाता है, वारंटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर बी अवेयर। आपका ये कैवियट एम्प्टर का ये पार्ट होता है। कैवियट मीन्स होता है आपका जो होता है अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है। तो ये आपका लेट द बायर बी अवेयर आपका होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होता है उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। अगर कोई भी अगर बायर है कुछ भी सामान खरीद रहा है तो उसे क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में, एक्सपायरी के बारे में पता होना चाहिए, उसको जांच करके लाना चाहिए घर पे। तो ये सारी चीज़ें हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा एंड आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब टू पार्टीज जानते ही एक बायर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए और एक कौन होना चाहिए, हमारा सेलर होना चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, किसको सामान बेचा जाए और कौन खरीदेगा उसको। तो हमारा अल्टीमेट क्या होना चाहिए, उसमें टू पार्टीज का होना ज़रूरी है। वो टू पार्टीज कौन होते हैं, एक बायर होता है और एक हमारा सेलर होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इट इज़ स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज। प्रॉपर्टी में आपका जो आता है ये आपका स्टैंडर्ड रूल होता है जो कि क्या होता है, रिस्क को फॉलो करता है, तो प्रॉपर्टी में वो इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट हमारा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी। इसमें सब्जेक्ट मैटर आपका ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पूछे सब्जेक्ट मैटर तो आपका क्या होना चाहिए, उसमें गुड्स होता है। इमूवेबल गुड्स नहीं आते इसमें, जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल गुड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है। केवल हमारी क्या होती है, ये भी जो गुड्स होता है वो क्या होना चाहिए, हमारा मूवेबल गुड्स होने चाहिए। इसमें इमूवेबल गुड्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती, और इसमें देखिए मनी भी नहीं आती है। ठीक है, ओके चलिए हमारा नेक्स्ट है सेल्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज एन। ये क्या है, अगर सेल्स की बात होती है तो आपका एग्जीक्यूटेड होता है, और एग्जीक्यूटरी आपका होता है ये एग्रीमेंट टू अगर सेल हो तो। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हमारा एग्जीक्यूटरी होता है। और एग्जीक्यूटेड मतलब बेस दिया गया है। अगर आपका हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपका एग्जीक्यूटेड होगा, और अगर अभी बाकी है करना एग्जीक्यूटरी वो हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, मान लीजिए सामान बेचा गया, खरीदा नहीं गया है तो अभी वो बाकी है, तो एग्जीक्यूटरी होता है, मतलब इन फ्यूचर होने वाला है। एग्जीक्यूटेड मतलब ये पास्ट में हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारा इन द सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। अब इसमें क्या है कि मतलब बता रहा है आपका सेल्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। ये आपका कौन सा होता है, ए एंड बी आएगा एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के एंड में भी आएगा और इमीडिएट भी ट्रांसफर हो सकता है, इन फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि इसमें सेल्स दिया है। जहाँ सेल्स आएगा वो आपका क्या होगा, या तो हो चुका है या तो होने वाला है, लेकिन इन फ्यूचर में आपका ये एग्जीक्यूटरी में आता है जो कि एग्रीमेंट टू सेल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन द एग्रीमेंट टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। अब इसमें क्या है, एग्रीमेंट टू सेल मैंने आपको बताया कि अगर फ्यूचर वर्ड आता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। अगर इमीडिएट है और एट द एंड ऑफ अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा।
और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो इसमें फ्यूचर आ जाएगा। जो फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो एग्रीमेंट टू सेल होता है, और जो इमीडिएट करते हैं या एंड में कर देते हैं वो हमारा सेल हो जाता है। अब इसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा सेल होता है वो एग्जीक्यूटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर इन अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हमने बताया आपको ट्रेडमार्क हो सकता है, गुडविल हो सकती है, वाटर हो सकता है, लेकिन मनी इसमें कोई भी जो हमारा है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। क्योंकि देखिए ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया और वाटर हो गया, ये आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया, ये गुड्स में इंक्लूडेड होती है, लेकिन मनी आपके गुड्स में इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट है, सॉरी, एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल गुड्स डू नॉट इंक्लूड। जो मूवेबल गुड्स होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती है, तो आपका जो हमारा मनी है वो मूवेबल गुड्स में इंक्लूडेड नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाती हैं हमारी, ये आती है हमारी कॉन्टिजेंट गुड्स में आती है, ठीक है। लेकिन मनी आपका जो है गुड्स में इंक्लूडेड नहीं होता, इसीलिए इसको क्या करेंगे, मूवेबल गुड्स के पार्ट में नहीं इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्सटेंडेड टू। 1930 जो है हमारा किसमें जो हमारी कहाँ तक है, तो देखिए होल ऑफ द इंडिया बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्सेप्ट जो है ये गलत हो जाएगा इसकी वजह से। जम्मू एंड कश्मीर में, केवल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये इंडिया में भी है, होल इंडिया में है, तो केवल इसको नहीं लेंगे। द होल इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। तो जब देखिए आर्टिकल हमारा जब 370 हटा है जब से, तब से हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, फेमा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी होल इंडिया में अप्लीकेबल हो चुकी हैं। ओके, तो 370 हटने के बाद हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है वो क्या है, आपका होल इंडिया में अप्लीकेबल है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, अ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मस्ट बी। जो कंसिडरेशन हमारा क्या क्या हो सकता है, कंसिडरेशन आप लोग जानते हैं, समथिंग इन रिटर्न्स। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 पार्टीज होती हैं, मान लीजिए ए और बी, 2 पार्टीज है, तो कंसिडरेशन इसमें क्या होना चाहिए, मस्ट होता है। कि कोई भी एग्रीमेंट के लिए, किसी भी एग्रीमेंट के फॉर्मेशन के लिए जो हमारा कंसिडरेशन होता है वो क्या होता है, मस्ट होता है। विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो एनी एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता विदाउट कंसिडरेशन के। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमारा क्या होगा, अ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मस्ट बी। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा, ए एंड सी आएगा, गुड्स होगा और प्राइस होगा, सॉरी हाँ, अ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मस्ट बी। देखिए ये गलत हो जाएगा हमारा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा। देखिए मूवेबल होती है प्रॉपर्टी और गुड्स होती है, प्राइस इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, तो हमारा आंसर ये गलत होगा। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा इसमें बी, सॉरी ए एंड बी दोनों सही है, इसमें ए एंड बी हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर नंबर डी बना लेंगे इसको ए एंड बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में मस्ट होता है, गुड्स होता है और मूवेबल, जो गुड्स होता है वो भी मूवेबल होना चाहिए, तो हमारा आंसर ए एंड बी होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर ऑफ द गुड्स इज द पर्पज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब इसमें हमारा जो 16 नंबर है हमारा, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन। हम किसी भी अगर सेल्स को करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं अगर सेल्स के, तो हमारा जो ए और मान लीजिए बी है, तो इनके बीच में पोजेशन का ट्रांसफर होगा। ओके, अ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल हमने आपको बताया कि सेल हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटरी होता है हमारा एग्रीमेंट टू सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो एग्जीक्यूटरी होगा, और अगर सेल है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी मतलब होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स हमारी स्पेसिफिक गुड्स हमने पढ़ा अभी तक, अभी इससे पहले हमने गुड्स के कुछ टाइप्स पढ़े हैं। जो स्पेसिफिक गुड्स होते हैं जिसको हमने क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमारा कौन सा गुड्स होता है, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाइड उसको कर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा,
where the parties is not determined by the where the price is not determined by the parties to the contract of sales of goods goods, what price shall be paid by the buyer। तो देखिए अगर हमने कोई प्राइस नहीं अगर डिटरमिन किया है तो इसके मतलब है एक रिजनेबल प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे। जो सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे फॉर्म करेंगे हम लोग, रिजनेबल प्राइस पे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय, ये हमारा प्रॉपर्टी एक्ट जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा ये क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें की जाती हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल्स एंड परचेजिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें की जाती हैं, और इसमें नॉन ऑफ द अबव का कोई मतलब है नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सके। ओके।